हेमा अपनी पड़ोसन विमला के साथ मोहल्ले में खड़ी होकर बात कर रही होती है। तभी विमला कहती है, अरे हेमा, तेरी बहुएं इतनी पढ़ी लिखी है, सब जानती है, फिर भी वो ऐसे घर में क्यों है? मैंने तो अपनी बहुओं से कह रखा है कि उन्हें जो भी करना है वो कर सकती हैं। यहाँ तक कि तो मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी बहुएं बाहर जाएं, कुछ काम करें, लेकिन पता नहीं उन्हें घर पर कौन सा खजाना मिलता है। फिर तो तुम लोगों के लिए काफी परेशानी होती होगी ना। घर में 5-5 बहुएं हैं और पांचों के अपने अपने अलग अलग शौक भी होंगे। ऐसे में घर का खर्चा चलाना मुश्किल तो होता ही होगा ना। अब ये उनके पति ही जाने। मैंने तो अपने घर की जिम्मेदारियां अपनी बहुओं के कंधों पर ही सौंप दी है। उन्हें जो ठीक लग रहा है, जैसा ठीक लग रहा है वो वैसे करें। अरे जब घर उनका है तो जिम्मेदारियां भी उनकी ही हुई ना। अब हर चीज में उन्हें ही सब देखकर संभल कर चलना होगा ना। ये भी ठीक ही है। अब तूने अपने 5 बेटों की शादी करवा दी, उनका घर बसा दिया, अब तो तेरी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई है। विमला और हेमा ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेमा की सबसे छोटी बहू लतिका, जो कि एक फोटोग्राफर थी, लतिका फोन चला रही होती है कि तभी उसे मैसेज आता है। लतिका मैसेज पढ़कर काफी खुश हो जाती है। थैंक यू भगवान जी, मैं इतने टाइम से इस कदम का वेट कर रही थी। अब मुझे इतना बड़ा काम करने का मौका मिला है। मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती हूँ। लतिका काफी ज्यादा खुश थी और अपने कमरे में ही गाने बजाकर डांस करने लगती है। गाने की आवाज सुनकर लतिका की चारों जेठानी जूही, महक, खुशी, मुस्कान लतिका के कमरे में आ जाती है। लतिका को ऐसे उछलते हुए देखकर और डांस करते हुए देखकर जूही कहती है, अरे लतिका, क्या हो गया? तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो और इतना डांस क्यों कर रही हो? दीदी आज तो सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जो चीज मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही थी, फाइनली वो मौका मुझे मिल गया। आज तो भगवान ने मेरी बात सुन ली। मुझे कितना बढ़िया मौका मिला है। कैसा मौका? लतिका, तुम क्या बात कर रही हो? हमें तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है। तुम जो भी कहना चाहती हो वो हमें साफ साफ बताओ ना। क्या बात है? हुआ क्या है? आप सबको तो पता है मैं एक फोटोग्राफर हूँ और मैं शादी से पहले भी यही किया करती थी, लेकिन मैंने अपना काम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं जो चाहती थी वो मैं कर नहीं पाई। आज मुझे बड़ी कंपनी से मैसेज आया है। उन्होंने अपनी कंपनी के लिए मुझे फोटोग्राफी का मौका दिया है। ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है और तुम्हारे लिए काफी अच्छा मौका भी है। लेकिन इन सब में टेंशन की बात ये भी है कि उन्होंने सब कुछ मुझे बता दिया है। उन्हें कैसा फोटो शूट चाहिए, कैसी मॉडल चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले उन्हें डेमो चाहिए, उसके बाद ही वो बात पक्की करेंगे। इसलिए मैं थोड़ी घबराहट में हूँ। अरे जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो घबराहट किस बात की? तुम इतना अच्छा काम करती हो, हमने तुम्हारा काम देखा है, हमें पूरा विश्वास है कि तुम सब कुछ अच्छे से कर लोगी, तो तुम टेंशन क्यों ले रही हो? दीदी बात बस इतनी नहीं है। फोटोशूट कैसे होगा मैं तो ये सोच रही हूँ। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इन सब कामों में पहले पैसे लगते हैं। पहले वो लोग पेमेंट मांगते हैं, उसके बाद ही काम होता है। कोई बात नहीं लतिका, तुम इतना परेशान मत हो, सब कुछ हो जाएगा। और हाँ, अभी ये सब कुछ माँ जी को मत बताना। पांचों बहुओं में काफी ज्यादा प्यार था और पांचों ही हमेशा एक दूसरे को समझाती हैं, एक दूसरे का साथ भी देती रहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मुस्कान ने काफी अच्छी साड़ी पहनी थी और वो काफी सुंदर भी दिखाई दे रही थी। मुस्कान को देखकर लतिका कहती है, दीदी आप कितनी सुंदर लग रही हो। मैं भी कितनी पागल हूँ। मैं बाहर से मॉडल हायर करने की सोच रही थी, जबकि मेरे पास 4 जेठानियां हैं मेरी। आप लोग ही मेरा काम कर सकती हैं। लतिका सब कुछ अपनी बाकी की जेठानियों को ये सब बताती है। जूही काफी घबरा जाती है। ये तुम क्या बोल रही हो लतिका? हम और फोटोशूट कैसे करा सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? आप लोग इतने अच्छे दिखते हैं, कोई और थोड़ी कर रहा है आपका फोटोशूट, मैं ही तो करूँगी ना। तो क्या हुआ अगर तुम फोटोशूट कर रही हो तो? अरे हम नहीं करवा सकते फोटोशूट। मुझे तो सोचकर ही शर्म आती है। कहीं अगर माँ जी को पता चल गया तो? नहीं बाबा नहीं। और नहीं तो क्या लतिका, हम बहुत खुश हैं कि तुम जो चाहती थी तुम्हें वो मिल गया। और हमें भी तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तुम बस पैसों की वजह से अपना काम शुरू नहीं कर पा रही हो। लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि हम इस घर की बहुएं हैं और हम ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते जिससे माँ जी या किसी को भी परेशानी हो। अरे माँ जी को पता नहीं चलेगा, मैं फोटोशूट करूँगी और बात खत्म। माँ जी को पता कैसे चलेगा? आप ये भी तो सोचो ना। आप सब प्लीज मेरे लिए इतना तो कर ही दो ना।
लतिका, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये मुश्किल भी नहीं बल्कि नामुमकिन काम है। ऐसे कैसे? तुम खुद तो अपना शूट नहीं करवाओगी और हमें बोल रही हो हम क्यों करें? तुम खुद भी तो करो ना, कुएं में अकेले क्यों ढकेल रही हो? अच्छा चलो ठीक है, मैं अपना फोटोशूट करवाऊंगी तो आप लोग करवाओगे ना? क्या तुम अपना फोटोशूट करवाने को तैयार हो? तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? दीदी ये ना ट्रेडिशनल कपड़ों का फोटोशूट है और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं ही करूंगी। प्लीज आप लोग इतना तो कर ही सकती है ना। मैं खुद पहले करवाऊंगी अपना फोटोशूट, उसके बाद ही आप लोग करवाना। लतिका की जिद के आगे सब लोग मान जाते हैं और अब पांचों बहुएं घर से झूठ बोलकर अपना फोटोशूट करवाती हैं। फोटोशूट काफी अच्छा होता है जिसमें वो पांचों ही काफी सुंदर लगती हैं। कंपनी को भी उनका फोटोशूट काफी पसंद आता है, जिसके बाद वो सिलेक्ट हो जाती हैं। लतिका अपनी चारों जेठानियों को ये खुशखबरी देते हुए कहती है, हम पांचों की मेहनत सफल हुई। उन लोगों ने मेरा फोटोशूट काफी पसंद किया है और उन्होंने सिलेक्ट भी कर लिया है। सच में अगर आप लोग नहीं होती तो पता नहीं ये सब कैसे होता। अरे हम सबको ये फोटोशूट कराने के लिए हिम्मत भी तो तुमने ही दी थी ना, और मुझे भी अच्छा लगा फोटोशूट करवाकर। लेकिन कंपनी की एक शर्त है, उनका कहना है कि उन्हें एज अ मॉडल हम पांचों ही चाहिए। नहीं लतिका, अब तो ये ज्यादा हो रहा है। देखो हमने पहले ही तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, अब तुम हमारी मजबूरी का फायदा मत उठाओ। हमसे और कुछ उम्मीद मत करो। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा अपना फोटोशूट करवाकर, और मुझे कोई परेशानी नहीं है अगर आगे भी ऐसे ही फोटोशूट होंगे तो। और तुमने ये सोचा है क्या कि अगर बात माँ जी को पता चल गई तो वो अपनी बहुओं पर कितना विश्वास करती है, उनका तो हमसे विश्वास ही टूट जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। माँ जी को अभी तक तो पता नहीं चला था, ना ही कोई शक हुआ है, तो आगे भी हम नहीं पता चलने देंगे। और अगर पता भी चल गया तो कौन सा हम कोई गलत काम कर रहे हैं। महक ठीक कह रही है। वैसे एक काम करते हैं, हम अपना काम जारी रखते हैं, बाकी जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। पांचों बहुएं अपना फोटोशूट करवाती रहती हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद जूही का पति विक्रम घर आता है और पांचों बहुओं के फोटोशूट की तस्वीर हेमा को दिखा देता है, जिसके बाद हेमा अपनी पांचों बहुओं को बुलाती है। तुम पांचों ने अब तक इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम अपना फोटोशूट करवा रही थी और ये मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा तुमने। बताओगे अब ये क्या चल रहा है? माँ, आप इतने प्यार से क्यों पूछ रही हो इनसे? अरे इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया है। इन पांचों ने हम सबकी नाक कटवा दी है। आप तो इनको अच्छे से सबक सिखाओ। चुप कर तू, क्या सबक सिखाना है? अरे अब जाकर बहू कुछ अपने लिए कर रही है और तू इन्हें सबक सिखाना चाहता है। देख नहीं रहा मेरी पांचों बहुओं का फोटोशूट कितना अच्छा हुआ है। अपनी सास का सपोर्ट देखकर पांचों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो पांचों सब कुछ बता देती हैं और फिर वापस से फोटोशूट का काम भी करती हैं। प्रीति सुबह उठते के साथ ही बीटीएस मेंबर के एक सदस्य जंगकुक की तस्वीर हाथ में लिए अपनी कमरे में घूम रही होती है। हाय, ये कितना हैंडसम है। भगवान, आपने मुझ पर क्या जुल्म किया है? मुझे भारत में क्यों भेजा? मुझे तो कोरिया में जंगकुक की बाहों में रहना था। हाय, कैसा सितम है इतनी बड़ी दीवानी पर। प्रीति जंगकुक को अपने हाथ में लिए यहाँ वहाँ घूम रही होती है। तभी प्रीति की सास सुनीता दम दमाती हुई आती है और प्रीति को बेलन से जोर से मारती है। तेरी सुबह बस आवारा लड़कों की शक्ल देखकर ही होती है। अरे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि अपने पति पर ध्यान दे। देख, आज भी तेरी वजह से मेरा बेटा भूखे पेट ही ऑफिस गया है। माँ जी, आप मेरे जंगकुक को आवारा कैसे कह सकती हो? आपको पता भी है मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। और रही बात आपके बेटे की, तो मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि जब तक वो मुझे साउथ कोरिया नहीं लेके जाएंगे ना, मेरे जंगकुक से नहीं मिलवाएंगे, तब तक तो भूल ही जाएं कि उनकी कोई पत्नी भी है। हे भगवान, कितनी बेशर्म लड़की है ये। बताओ, किसी पराई मर्द के लिए अपने पति के साथ ऐसे कर रही है। तेरे पेट में जो रोटी जा रही है ना, वो मेरे बेटे की कमाई से ही जाती है, ना कि तेरे उस आवारा के पैसों से। माँ जी, मैं आपको पहले भी समझा चुकी और अब दोबारा समझा रही हूँ कि मेरा जंगकुक ना कोई आवारा नहीं है, उसका नाम है। आपको उसके बारे में कुछ भी बोलना है ना तो तमीज से बोलो, क्योंकि ये बदतमीजी ना मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। और अब जाइए मेरे कमरे से, मुझे नहाना है। हाँ हाँ, रेडी हो जा, आने वाला है ना तेरा जंगकुक तुझसे मिलने। बताओ कैसी लड़की है, एक ऐसे इंसान के पीछे पागल है जिसे ये कभी मिली भी नहीं है। माँ जी, आप क्या खाकर मेरे कमरे में आई हो? अरे हद है, आप तो जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। मैं जंगकुक से आज नहीं मिली, लेकिन मिलूंगी जरूर, देख लेना आप भी। प्रीति को जंगकुक को लेकर काफी ज्यादा पागलपन था। वो बस चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी में
एक बार उससे जरूर मिल ले, लेकिन उसका अभी तक ये सपना सपना ही था। ऐसे ही एक दिन प्रीति अपने पति सूरज के साथ बाहर मॉल में घूमने जाती है, जहाँ पर एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा था। प्रीति अपने पति सूरज के साथ उस नोटिस बोर्ड के पास जाती है। सोमवार को मुंबई में दर्शन मॉल में बीटीएस का कॉन्सर्ट है। सूरज जी, हाँ, आपने पढ़ा बीटीएस का कॉन्सर्ट, मतलब मेरा जंगकुक भी आने वाला है। सूरज जी, आप मेरी टिकट करवा दो मुंबई की। तुम क्या अपना दिमाग जंगकुक को ही देकर आई हो? अरे पागल हो गई हो क्या? मुंबई की टिकट करवा दो। अरे वहाँ अगर कुछ यहाँ वहाँ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा तुम्हारी माँ को? बोल देना ना, बीटीएस के चहेते जंगकुक से मिलने गई उनकी दीवानी फैन। देखो सूरज जी, अब ना बहुत मजाक हो गया। मुझे जंगकुक से मिलने ना मुंबई जाना है, मतलब जाना है। और मुझे मुकेश अंबानी की दौलत चाहिए, मतलब चाहिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि तुम क्या बकवास कर रही हो। अरे अब एक हफ्ते पहले तुम्हारी टिकट कहाँ से करूँ मैं? तुम्हें क्या कोई रईस बाप की औलाद दिख रहा हूँ मैं? क्या कोई बोतल से निकला हुआ जिन हूँ मैं जो तुम मुझे घिसोगी और मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा? देखो, ये जो भी बकवास है ना तुम्हारे दिमाग में, वो सब प्लीज निकाल दो। ठीक है, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं लेटी रहूंगी। तुम तो मुझे अपना पति मानती ही नहीं हो ना, तो किस हक से तुम मुझे ये सब कुछ करने को बोल रही हो? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगा? अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? कोई बात नहीं, अब देखो मैं क्या तमाशा करूंगी। जब आते जाते लोग देखेंगे और हंस कर जाएंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं मजाक नहीं करती। प्रीति वही मॉल में लेटकर रोने लग जाती है। आते जाते लोग सब उसको देख रहे थे। सूरज बेचारा भी काफी परेशान हो जाता है। क्या वो आखिर करे तो करे क्या? कुछ देर बाद सूरज वहाँ से प्रीति को जबरदस्ती घर लेकर चला जाता है। दिन पर दिन प्रीति का जंगकुक के लिए पागलपन बढ़ता जा रहा था। ये सब ना ही उसकी सास को पसंद आ रहा था और ना ही सूरज को। एक दिन प्रीति अपने टी शर्ट पर जंगकुक की फोटो बनवा लेती है और मोहल्ले में घूमने लगती है। ये देखकर सुनीता की पड़ोसन जानकी सुनीता को आवाज लगाकर बुलाती है। अरे सुनीता बहन, तुम्हारी बहू के कपड़े पर किसी लड़के की फोटो है। तुम्हारे बेटे के साथ क्या तुम्हारी बहू के संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं? देखो तो कैसे बेशर्मी कर रही है ये। हे भगवान, इस लड़की ने तो पूरे मोहल्ले के आगे मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। क्या हुआ सुनीता बहन, सब ठीक है ना? कहीं तुम्हारी बहू का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, या फिर तुम्हारे बेटे में ही कोई कमी हो, तभी तो बहू का चक्कर चल रहा है। आपको हर बात में मिर्च और मसाला लगाने की बहुत आदत है ना। मेरी बहू का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है, और दूसरे की बहू के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच तो लो। इसमें अब मैं कहाँ कोई मिर्च मसाला लगा रही हूँ? अपनी बहू की ही हरकतों को ही देख ले। शादीशुदा लड़की भला ऐसे करती है क्या? किसी दूसरे लड़के की फोटो वाली टी शर्ट पहनकर घूमे। ये तो भारत का लड़का है ही नहीं, ये कोरिया का है। मेरी बहू इसकी फैन है और कुछ नहीं। अब बात को ढक जरूर लो। बात तो यही है कि तुम्हारी बहू हाथ से निकल गई है। तुम मुझे क्या बोल रही है? अपनी बहू बेटी पर जरा ध्यान दे, उन्हें कुछ सिखा, मुझे नहीं। मेरी बहू जैसी भी हो, लेकिन तेरी बहू की तरह नहीं है। कम से कम वो मेरी सुनती तो है, लेकिन तेरी बहू तो तेरी सुनती ही नहीं है। हाँ, इतनी सुनती है कि अपने पति के बारे में ही नहीं सोचती। उस दिन तेरी बहू और तेरे बेटे की लड़ाई जब मॉल में हो रही थी, तब मैं वहीं थी। मैंने भी सब देखा कि कितनी सुनती है तेरी बहू। जानकी की बातें सुनकर सुनीता बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और अपनी बहू पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसकी बहू तो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। प्रीति की जंगकुक को लेकर हरकतें बढ़ती जा रही थी। प्रीति कुछ दिनों बाद जंगकुक की वीडियो देख रही होती है। यार, कितना अच्छा लगता है। क्या मैं भी कभी इससे मिल पाऊंगी, या बिना मिले ही भगवान से मिल लूंगी? ऐसा कुछ तो हो जिससे मैं अपने जंगकुक से मिल पाऊं। भगवान, कोई जादू, कोई चमत्कार कर दो। प्रीति खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका पति सूरज एक लड़की के साथ आता है। उस लड़की को देखकर सुनीता और प्रीति दोनों हैरान हो जाते हैं। ये लड़की कौन है आपके साथ, और ये हमारे घर में क्या करने आई है? ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं इससे प्यार करता हूँ और अब मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और मेरा क्या? मैं आपकी बीवी हूँ। मेरे होते हुए आप किसी और लड़की की तरफ कैसे देख सकते हैं?
आपको जरा भी शर्म नहीं है क्या? आप शादीशुदा हैं। माँ जी कुछ बोलिए। बेटा तूने सही किया, ये तो उस पागल जुंगकुक की दीवानी है, इसे क्या ही फर्क अपने पति या परिवार से। मैं पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? अपने बेटे की दूसरी शादी? अरे अपनी बहू के बारे में तो सोचो। मैं जंगकुक को पसंद करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए तो मेरा पति ही है ना। अरे बहू, अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? हम तुझे मना नहीं कर रहे हैं, अब दिन रात बस बैठकर अपने जुंगकुक के नाम के ही माला जपती रह। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। प्रीति मैं तुम्हें तलाक के कागज भिजवा दूंगा, तुम बस साइन कर देना। देखिए आप ऐसा मत कीजिए ना, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है या बस नाटक कर रही हो? हाँ मुझे एहसास है, और ना आगे से मैं कभी भी ना ज्यादा जंगकुक की बात नहीं करूंगी आपके सामने। वैसे भी मेरे लिए तो आप ही मेरा सब कुछ है ना। ये सब तो मैंने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए किया था, और अब जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है। प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद प्रीति जंगकुक के लिए अपना दीवानापन कम कर देती है। कांता का बेटा राकेश का चक्कर एक फलवाई के साथ था, जिसकी खबर पूरे मोहल्ले वालों को थी। लेकिन राकेश की पत्नी और उसका 13 साल का बेटा और उसकी माँ तक को भी ये पता था कि उसका निकम्मे बेटे का फलवाली के साथ चक्कर चल रहा है। एक रोज गोलू देर शाम दौड़ता हुआ आता है। माँ मेरे दोस्त ना मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, कहते हैं तेरी तो दो माँ है। जैसा बाप था वैसे ही बेटा होता जा रहा है। जा जाकर पढ़ाई कर, जब देखो आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है। हाँ माँ जी, अब तो आप इस बच्चे को ही डांटोगी ना। अपने बेटे पर जरा सी लगाम लगा कर रखी होती ना तो शायद ये दिन देखना नहीं पड़ता हम सबको। उस कुत्ते की तो बात ही मत कर तू बहू, उस कुत्ते को तो मैंने कब का मरा हुआ मान लिया है। और तू अपनी माँ और दादी की क्या बातें सुन रहा है? जाकर किताब निकाल कर पढ़ने बैठ जा। जैसा तेरा बाप है वैसे ही तेरे लक्षण होते जा रहे हैं। ये बातें हो ही रही होती हैं, तभी राकेश की घर में एंट्री होती है। क्या बातचीत चल रही है मेरे पीठ पीछे? और मेरा गोलू कैसा है? लगता है अपनी माँ से पिटा होगा। पापा आप ना मेरे सर से हाथ हटाओ, आपकी वजह से ना मुझे रोज माँ से ना मार खानी पड़ती है। इससे अच्छा तो आप ये होता ना उस फल वाली है ना उसको घर ले आते, ताकि ना मार खाने की भी मेरे पास कोई वजह होती ना। क्या बात की है मेरे गोलू मोलू ने, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। कल ही तेरी नई मम्मी लेकर आता हूँ और देखता हूँ कौन तुझे हाथ लगाता है। सच कह रहे हो पापा? आपका नई मम्मी लेके आओगे? पापा मैं ना नई मम्मी के साथ ही छोड़ूंगा, पुरानी मम्मी मारती है, उनके साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। चल पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे थोड़ा अपना, और कोमल जो तेरे साथ करती है ना वो बिल्कुल सही करती है। खुद तो गली का कुत्ता बना घूमता है, अब बच्चे को भी ऐसा ही बनाता जा रहा है। लगता है माहौल गर्म होने वाला है, यहाँ से जाना ही सही रहेगा। तू क्या देख रहा है? पढ़ाई पे ध्यान दे अपनी, अगर इस बार फेल हो गया ना तो बताऊंगा तुझे मैं। अब तक तो सब राकेश की फल वाली के चक्कर के किस्सों से परेशान थी, लेकिन अब अगली सुबह राकेश घर आता है और बाहर से ही अपनी माँ कांता को आवाजें लगाने लगता है। माँ दरवाजा खोलो, अरे माँ दरवाजा खोलो जरा, कहाँ हो आप? इसे तो सुबह सुबह भी चैन नहीं है, ना जाने कहाँ था रात भर जो सुबह सुबह गला फाड़ रहा है। अब जैसे ही कांता दरवाजा खोलती है तो वो देखती है राकेश फल वाली के हाथों में हाथ डाले खड़ा, और उसके पीछे विमला भी है। अरे माँ दरवाजा खोलने में कोई इतना वक्त लगाता है क्या? अच्छा माँ वो सब छोड़ो, आप जरा यहाँ देखो, ये है रूबी, और माँ ये रवा दे, पता है वही तेरी फल वाली माशूका है ना ये। अरे कांता, ये सुबह सुबह क्या देखने को मिल रहा है? चलो जो है अच्छा है, पहले एक बहू थी अब 2 बहुएं हो गई। विमला तो चुप कर और देख मैं अभी क्या क्या करती हूँ। माँ ये आपकी नई बहू है, आप इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती हो। क्यों? ये जब इस घर की बहू बनकर आई है तो क्या मुझे एक कप चाय भी नहीं पिलाएगी? बहू जा चाय बना कर ला, वरना 10 बजे से पहले तो मुझे चाय भी नसीब नहीं होती। तू मेरे को अपनी बहू बोली? अभी देख मैं तेरे को 1 नंबर चाय बनाकर पिलाती है। राम राम कांता, तू इतनी जल्दी बदल गई। ऐसी सास होती है जिन पर जो बहुओं का भरोसा उठ जाता है। मुझे नहीं देखना ये तेरा गिड़गिड़ जैसा रंग बदलता हुआ। मैं चली, बस
बेचारी कोमल बहू को भगवान हिम्मत दे इन राक्षसों से बचाए। अब कुछ समय बाद गोलू के साथ कोमल भी हल्ला गुल्ला सुनकर उठ जाती है और जब वो हॉल में आती है तो देखती है राकेश व फल वाली और कांता तीनों चाय पीते हुए बातें कर रही हैं। माँ जी, आपसे उम्मीद नहीं थी। आप मेरे होते हुए इस फल वाली को घर लेकर आई हो और चाय पिला रही हो और साथ में गप्पे भी लड़ा रही हो। वाह वाह, क्या बात है। फल वाली, क्या मैंने जो सुना वो सच है? मैंने अभी इस सुंदर से दिखने वाली आंटी को फल वाली कहा, इसका मतलब पापा की सेटिंग है ये तो। क्या बात है पापा, मौज कर दी आपने तो। हाँ बेटा, कल तूने ही कहा था ना कि तुझे अपनी नई मम्मी से मिलना है, तो देख मैं इसे यहाँ ले आया। तेरी बातें सुन के बेटा मैं थोड़ा सा इमोशनल और सीरियस हो गया था, इसलिए तेरे लिए नई मम्मी ले आया हूँ। ओए गोलू, दूर रहे इस औरत से। और माँ जी, आपने मुझे धोखा दिया। एक पल को तो मैं अपने पति का धोखा सह भी लूं, लेकिन आप तो इतनी जल्दी बदली जितनी जल्दी गिरगिट अपना रंग भी नहीं बदलता है। अरे बहू, अब क्या करूं? मैं भी इसकी सुंदरता पर फिसल ही गई। सोचा कल को अगर इससे मेरे लाल को बच्चे हुए तो वो कम से कम ढंग के तो होंगे। आप कहना क्या चाहती हो दादी कि मैं ढंग का नहीं हूँ? अगर ऐसा है ना तो पापा में ही कुछ खराबी होगी। चुप कर, बड़ा आया अपने बाप में खराबी बताने वाला। वाह माँ जी, कल का कुत्ता आजकल लाल पीला नीला हो गया और आपकी प्यारी बहू आपको जहर लग रही है। माँ इसी दिन के लिए आपको कहता था कि मुझे कुत्ता कुत्ता मत कहा करो। कल तक तो फल वाली का सारा चक्कर घर से बाहर था। अब फल वाली के घर में आने के बाद कांता नोटिस करती है उसके अंदर तो आलस कूट कूट के भरा है, क्योंकि राकेश ही उसे अपने हाथों से खाना तक खिलाता, उसके लिए खाना निकाल कर लाता और उसे कोई काम भी नहीं करने देता। ये देख कांता हैरानी के साथ अपने बेटे राकेश से पूछती है, बेटा बहू तो सुंदर है, लेकिन कहीं अपाहिज तो नहीं जो तू पूरा दिन इसकी जी हुजूरी करता रहता है? हाँ जी, हुजूरी करे भी क्यों ना। जिस दिन से आई है नहाई तक नहीं है ये औरत, और सिर्फ बिस्तर पर पड़े पड़े खाती रहती है। ना जाने फल की दुकान कैसे चलाती थी। अरे मम्मी, आपने एक नंबर की बेवकूफ हो। अरे पापा को उस फल वाली ने इसीलिए तो फंसाया है ताकि पापा ना उसकी फल की दुकान पर बैठ सके। मेरा लाल, इन सब बातों में तो तू अपने बाप से भी 10 कदम आगे गया। लेकिन थोड़ा ध्यान दे ले अपनी पढ़ाई पर, नहीं तो तीसरी बार भी फेल हो जाएगा। कोमल को फल वाली से अपने पति को दूर करने का यही एक मौका मिल चुका था, जिस वजह से अब राकेश भी रूबी यानी फल वाली के साथ आता जाता। उसे बदबू आती और वह दूर से ही भाग जाता। देर रात राकेश हॉल में सोया होता है। ये देख कांता राकेश को उठाते हुए पूछती है, क्या बात है, दो बीवी के होते हुए अगर तुझे हॉल में सोना पड़े तो तुझ पर लानत है, लानत। माँ क्या बताऊँ, आप तो सब जानती हो ना, कोमल मुझे अब भाव नहीं देती है और रूबी ना जाने क्यों इतना आलस कर रही है। वो सच में 10 दिनों से नहीं नहाई है। बताओ, दिखने में जितनी सुंदर है उसके काम उतने ही छुछुंदर वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि तू मुझे दोबारा दादी बनने का सुख दे पाएगा। माँ मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। अब फल वाली बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे। बताओ उसके लिए मैं क्या कर रहा था, खाना पानी सब करता रह रहा था, यहाँ तक कि उसके फल की दुकान पर भी बैठा और अपने गोलू मोलू बेटे से भी दूर रहा, लेकिन इतना करने के बाद भी उसका आलस नहीं गया। ये तो बहुत दुख की बात हुई ना माँ। ठीक है, तू रो मत, मैं कल ही रूबी से बात करती हूँ और उससे पूछती हूँ कब तक चलेगा उसका ये आलसपन। अब अगली सुबह कांता और विमला हॉल में बैठे चाय पी रहे होते हैं। तभी रूबी वॉशरूम जाती है और कुछ देर बाद ही आती है। ये देख विमला चाय पीते हुए कांता से कहती है, तेरी फल वाली बहू अभी अपने किए कराए पे पानी फेर कर निकल रही है। और ये क्या कर रही है तेरी फल वाली बहू? क्या कर रही है? अपना गंदा हाथ अपने कपड़ों में पोंछ कर चली गई, हाथ भी साबुन से नहीं धोया। राम राम, ना जाने किस पाप की घड़ी में तेरे घर आई थी। ये क्या कह रही है तू विमला? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मैं तो अब तेरे घर का पानी भी ना पीऊं। मैं चली, ना जाने तू अपने घर में इसके साथ कैसे रहती है। अरे मेरी बात तो सुन विमला, इस पापी को मैं घर से कैसे निकालूं? ना ना, मैं ना रुकने वाली, जो मन कर। अब तू उसके साथ रह या उसकी शादी किसी और से करवा दे, मुझे क्या मतलब।
अब कांता भी परेशान होकर अपने बेटे को रूबी की शादी की बात कहती है और वो भी मान जाता है, क्योंकि वो भी रूबी के इस आलस से तंग हो चुका था। अब जब ये बात रूबी को पता चलती है तो वो राकेश का घर छोड़कर जाने लगती है। मैं इसके बिना तो नहीं रह सकती, लेकिन इसे छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि इसको लगता है कि मैं इससे प्यार नहीं करती हूँ और इसकी बीवी भी मेरे कमरे में रात को चूहे छोड़ जाती है। और रूबी वहाँ से चली जाती है, लेकिन दूसरी शादी नहीं करती और अपने फल की दुकान को संभालती है।